गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम जो है चैप्टर 7 जो है क्या निराश हुआ जाए, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इसके लेखक जो हैं बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आइए पाठ को हम शुरू करते हैं, जो कि किसके बारे में है, हमारे समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में है। इस पूरे पाठ में लेखक हमें ये बताना चाहता है कि भले ही आज हमारे चारों तरफ पूरी सोसाइटी में चोरी डकैती और लोगों में ईमानदारी खोती जा रही है, इसके अलावा जो है तस्करी, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप और संदेह करना, दूसरों के ऊपर शक करना, ये सारी चीजें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। फिर भी ये सारी चीजें दुनिया में बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और अच्छाई पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर हमें हम इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे, यानी दुनिया में सब कुछ गलत भी हो रहा है तो भी हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि गलत भी हो रहा है तो सही भी है, सही भी हो रहा होगा, इस बात पे हमें विश्वास रखना चाहिए और अपने भगवान पर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों अब हम पाठ को शुरू करते हैं। चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। पहला पैराग्राफ देखिए बच्चों। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस पहले पैराग्राफ का मतलब क्या है बच्चों, लेखक ने लिखा है कि लेखक का मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चों एक मुहावरे का जो प्रयोग किया जाता है, किया गया है। ये मतलब बैठ जाता क्या है, एक मुहावरा है जो कि जब हमारा मन ज्यादा दुखी हो जाता है, यानी जब मन दुखी हो जाता है तो उसके लिए तो वे कहते हैं कि उसका मन दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर मन दुखी होने के लिए क्या कहा गया है, मन बैठ जाता है। आगे कहते हैं कि जब वो समाचार पत्रों में ठगी डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार यानी बुरा आचरण जो है, तो इस तरह के समाचार अखबारों में पढ़ते हैं तो वे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, यानी लेखक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और न्यूज में क्या होता है कि आजकल लोग जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इल्जाम लगा रहे होते हैं। आरोप और प्रत्यारोप यानी किसी पे इल्जाम लगाना और उस व्यक्ति ने पलटकर आप पर कोई इल्जाम लगा दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यारोप। तो आजकल क्या है, आरोप प्रत्यारोप जो है का वातावरण हमारे समाज में बन गया है और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। और देखो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और इसी वजह से एक व्यक्ति का संदेह की यानी कि शक की दृष्टि से की निगाह से देख रहे हैं। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, हर व्यक्ति क्या करता है, संदेह की निगाह से देखता है, यानी कि शक की दृष्टि से देखते हैं। फिर इसमें भी क्या है, जो ऊंचे पद, इसके बाद भी इतना ही नहीं, आगे क्या है बताते हैं लेखक कि जो ऊंचे पद पर हैं, पदों पर बैठे हुए लोग हैं, यानी जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम है, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, ज्यादा शक की निगाहों से उन्हें देखा जाता है। भले ही वो गलत काम करें या ना करें, लेकिन उनके ऊपर क्या कहा जाता है, शक की निगाहों से देखा जाता है। तो आगे बच्चों देखिए, अगला पैराग्राफ देखिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है
और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो बच्चों लेखक आगे क्या कहता है यहाँ पर? लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमारे समाज में, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में ये जो स्थिति हो गई है, यानी क्या हो रहा है, लोगों के अंदर हम सिर्फ बुराइयां ही देख रहे हैं, और जो लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनकी तो सारी बुराइयों को बार बार दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर टीवी चैनल के माध्यम से यही सब दिखाया जा रहा है। आजकल तो लेखक ये आजकल तो यही सब दिखाया जा रहा है, यानी बड़े लोगों की जितनी उनके न्यूज़पेपर में या फिर चैनल में क्या दिखाया जा रहा है, बड़े लोग की बुराइयां दिखाई जा रही है जो ऊंचे पद पर बैठे होते हैं। आजकल तो यही सब दिखाया जा रहा है। तो लेखक आगे कहते हैं कि इन्हीं बातों के किसी भी आदमी उनसे पर किसी को कोई भरोसा नहीं रह गया, यानी ऊपर से किसी बड़े आदमी ने उनसे एक बार ये कहा, फिर लेखक आगे बताते हैं कि एक बार उनसे किसी आदमी ने उनसे ये बात कही कि आज का सुखी वही है जो कुछ काम नहीं करता है। ऐसा उसने क्यों कहा कि अगर वह कोई बुरा काम करता है तो वह बुरा ही सही, यानी एक व्यक्ति ने उनसे ये कहा लेखक से कि आज का सुखी वही है जो कुछ काम नहीं करता है। ऐसा उसने क्यों कहा? उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो वह बुरा ही है, और अगर वह कोई अच्छा काम करेगा तब भी लोग जबरदस्ती उसमें बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे ढूंढने की। इसलिए अच्छा क्या है कि कुछ काम ही ना किया जाए। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो कुछ करेगा तो उसमें लोग क्या करेंगे, उसमें बुरी चीजें यानी कि दोष, उसकी कमियां आदि को ढूंढने लगेंगे, और उसके सारे गुणों को जो क्या करेंगे, भूल जाएंगे, यानी गुणों को तो भूल जाएंगे, उसकी कमियों को निकालेंगे। तो यानी कि उस आदमी में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छी बातें भी होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अगर दोष होते हैं तो फिर गुण भी होते हैं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, क्योंकि भगवान ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई बुराई नहीं होती है। इंसान के भीतर तो बहुत सारी बुराइयां छिपी होती हैं, स्वाभाविक है कि इंसान में बुराई होना तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, लोगों की अच्छाइयों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। पर क्या हो रहा है कि आजकल हमारे समाज की दृष्टि ऐसी हो गई है कि लोगों की बुराइयों को और दोषों को दिखाया जा रहा है, और उसकी जो है कैसे दिखाया जा रहा है, उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे समाज की दृष्टि ऐसी हो गई है कि हर आदमी हमें दोषी सा दिखाई देता है, और उसकी अच्छाइयां यानी उसके जो गुण हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ देते हैं या कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि ये हमारे समाज की दृष्टि ऐसी हो रही है, ये ऐसी हो गई, तो ये एक बहुत जो है चिंता का विषय है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि यही नहीं, आगे ये देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गर्भ में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। सारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और ऐसा रहेगा। तो आगे बच्चों क्या कहते हैं लेखक कि इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा है कि लेखक कह रहे हैं कि जैसे हमारा भारतीय समाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और कि जो है यही भारतवर्ष, ये भारतवर्ष नहीं है, मतलब ऐसा जो भारतवर्ष हमारा है ऐसा ये भारतवर्ष नहीं है जिसका सपना जो है हमारे जिसका सपना जो है तिलक जी और गांधी जी ने देखा था, जिसका सपना, तो उन्होंने एक अच्छे आदर्श का सपना मतलब एक अच्छे भारतवर्ष का देखा था, जो एक अच्छा भारतवर्ष होगा, आगे इस तरह का सपना देखा था। लेकिन इन सारी बातों की वजह से ये सपना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिनको हम गुरुदेव भी कहते हैं, और उन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान भी लिखा है, जनगण, और मदन मोहन मालवीय जो थे वो स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी थे, और साथ ही उन्होंने भारतीय समाज की उन्नति के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो उन्होंने हमारे भारतवर्ष को क्या कहा था कि महान है, संस्कृति से भरा हुआ है और सभ्य लोगों से भरा हुआ है। तो लेखक कहता है कि हमारा भारत जो इतना महान और सभ्य लोगों का देश है, तो हम ऐसे क्यों होते जा रहे हैं कि ये जो संशय जो हमारे भारतवर्ष में बढ़ता जा रहा है, ये भारतवर्ष जो है किसी अतीत के यानी बीते हुए गहनकर में डूब गया, मतलब गहवर में डूब गया है।
गह्वर यानी कि वह स्थान जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? गह्वर बोलते हैं। और जहाँ पर पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन होता है। और साथ ही हमारा जो भारतवर्ष, जिसे हम ये कहा जाता है कि मानव महान समुद्र, कि यहाँ पर जो है मानव जो है महान समुद्र, यानी हर संस्कृति के मानवों का मिलन केंद्र रहा है। हमारा भारतवर्ष ऐसा है जो आर्य द्रविड़ संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम और संस्कृति, इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम संस्कृति, इसके अलावा यूरोपीय और भारतीय की मिलन भूमि, जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र क्या करता है, छोटी बड़ी सारी जो नदियों को अपने अंदर समेट लेता है, अर्थात अपने अंदर समेट कर रखता है। और समुद्र को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर इतनी सारी नदियां समाई हैं। इसी तरह से हमारा भारत देश भी ऐसा है जो एक बड़े से समुद्र की भांति है, जिसमें कि हर संस्कृति के मानवों का मिलन होता जा रहा है। हमारी सभी संस्कृति का क्या है, इसके अंदर को समेटा हुआ है। तो लेखक अपने अंदर यही जो है आशा जगा रहा है कि हमारा ऐसा भारत देश होगा, और निश्चय ही सपना हमारा सच होगा। जो हमारे मनुष्यों ने सपना देखा है, ऐसा ही भारत देश हमारा होगा। तो हमारे जो मनुष्यों के द्वारा देखा गया सपना कभी बेकार नहीं जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं बच्चों, आगे अगला पैराग्राफ देखिए। यही नहीं कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो लेखक आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि आजकल तो माहौल ही ऐसा बन गया है, यानी वातावरण ही ऐसा कुछ बन गया है कि लोग ईमानदार हैं। जो लोग ईमानदार हैं, मेहनत करके अपना जीवन बिताते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो लोग ईमानदार हैं और मेहनत करके जीवन अपना बिता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहा है, वो कष्ट में अपना जीवन बिता रहे हैं यानी। और जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा उनके संख्या हो रहा है, वो ज्यादा फल फूल रहे हैं, यानी कि उनकी उन्नति हो रही है। और जो लोग सच के रास्ते पे चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कष्ट उठा रहे हैं जीवन में। तो यहाँ पर आगे लेखक ने कहा कि जो लोग ईमानदार हैं उन्हें लोग, साथ ही जो लोग ईमानदार हैं उन्हें लोग क्या समझते हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, उनको मूर्ख माना जाता है। मतलब जो डरते हैं, बेबस है, मतलब बेबस मतलब होता है जो लाचार हैं, जिनका किसी पर जो है बस नहीं है, उनके हिस्से में सच्चाई पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो जीवन के जो महान मूल्य हैं, जो हमारे अंदर महान मूल्य, जो आस्था, यानी जो लोग ये मानते हैं कि सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए और सच के रास्ते पे चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे मूल्य, हमारे जो महान जीवन में मूल्य बने हुए हैं, वो हमारे मूल्यों के प्रति, इन मूल्यों के प्रति हमारी जो है क्या है, आस्था हमारी हटने लगी है। मतलब उनके प्रति जो हमारे की वास्तव में सच्चाई है, सच पे रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, सब हमारे जो बड़े बड़े महान व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए या हमारे खुद के बनाए हुए जो मूल्य है, वो हमारी उसके प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है कि वास्तव में ऐसा बने रहने से हम इस जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। थैंक यू।